हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जबी साइंस इजी लर्निंग। बच्चे लोगों, आप बहुत अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। और केमिस्ट्री के अभी हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसी तरह से अब हम बच्चा लोगों गेट लगा देना, हम बच्चा लोगों फिजिक्स के और बायो के क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बच्चा लोगों ढंग से देखेंगे, ढंग से वॉच करेंगे और सब आता है आपको, टेंशन मत लीजिए, बस ढंग से करिए, दम से करिए। तो चलिए बच्चा लोगों, सबसे पहला चैप्टर पे आते हैं हम। और फर्स्ट चैप्टर सबको पता है, दैट इज लाइट। लाइट में बच्चा लोगों याद रखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंबाइंड बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक याद रखिए आप, प्लेन मिरर के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। डायरेक्ट ये आता है, कोई भी डेरिवेशन वगैरह नहीं आते हैं। और इसमें सबको पता है वर्चुअल इमेज होती है, सेम साइज की होती है और सेम डिस्टेंस पे बनती है। ओके, और बच्चा लोगों याद रखिए कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर, आपको इतना तो आता होगा। नेक्स्ट, रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस सबको पता होगा। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। क्लियर, तो ये है आपके इमेज प्लेन मिरर का। सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है स्पेरिकल मिरर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेरिकल मिरर। इसकी डेफिनेशंस आपको सारी आनी चाहिए, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है इनके रूल्स और रे डायग्राम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, ये आपको जरूर आने चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा कॉनकेव मिरर, इनके रूल्स सबको पता होंगे, फिर भी मैं गाने सुना दे रहा हूँ। पहला गाना है कि बेटा पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा गाना है बच्चा लोगों, अरे सी से आएगी तो सी से ही वापस हो जाएगी। ओके, और एंगल आई और एंगल आर इस केस में दोनों जीरो होंगे। तीसरा है बच्चा लोगों, एफ से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, ओके। अब बच्चा लोगों याद रखना, कॉनकेव के जो रूल्स हैं, इमेज कॉनकेव के द्वारा बनती हैं, फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए आराम से कर सकते हैं आप, कुछ भी टफ नहीं है पढ़ाई में। 6 केस हैं, 6 के 6 केस आपको याद होने चाहिए। तरीका आपको पता होगा, एफ सी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सी एफ। अरे क्लियर, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, जब सी पे रखा हो सी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे रखा हो फोकस पे बनेगी। एफ और सी के बीच में रखा हो तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगी, मतलब बियॉन्ड सी। और सी और इन्फिनिटी के मतलब बियॉन्ड सी रखा हो तो बिटवीन सी और एफ बनेगी। याद रखिए, फोकस पर रखा होगा तो रियल इन्वर्टेड लार्जर, सी पे रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, और इन्फिनिटी पर रखा होगा रियल इन्वर्टेड और डिमनेस छोटी। देखिए पूरा याद हो रहा है। ओके, जब एफ और सी के बीच में रखा होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी, दैट इज रियल इन्वर्टेड और डिमनेस। सी और बियॉन्ड सी रखा होगा बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी रियल इन्वर्टेड और लार्जर, तो यहाँ पे बनेगी रियल इन्वर्टेड और डिमनेस। सॉरी, एक पक्का ये केस आएगा, इस केस के बिना तो पेपर नहीं बनता है। 100% लिख दीजिए ये केस, जब ऑब्जेक्ट ना रखा होगा पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा आपका, पोल एंड फोकस। और इमेज कैसी बनेगी याद रखना, वर्चुअल
इरेक्ट और मैग्नीफाइड। क्लियर? मतलब सारे केसेस में रियल बनी थी, केवल इस केस में वर्चुअल बनती है। याद रखिए ये वाला केस जो पोल एंड फोकस वाला केस है, ये ही डेंटिस्ट काम में लाते हैं कॉनकेव मिरर को। इसी केस में सेविंग मिरर काम में आता है। तभी सही नहीं है, कोल्ड और कफ है। क्लियर? पक्का? एक और यूज होता है कॉनकेव मिरर का सोलर फर्नेस में। याद रखिए कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, और हीट होता जाता है ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को वहाँ पे, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बच्चा लोगों दो ही केस है हमारे में, एक बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिश बनती है। ओके, याद रखना, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिश इमेज बनाता है, कभी भी और कोई इमेज नहीं बनाता। दूसरा इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। क्लियर? अगेन वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिश। यहाँ पे कहाँ बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे एट फोकस। पक्का आएगा? सॉरी यार। ओके, याद रखना, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है और कॉनकेव कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर है, याद रखना पक्का, और डाइवर्जिंग है, और इसका फील्ड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये रियर व्यू मिरर के काम आता है। पक्का ट्रैफिक में साइड में जो मिरर लगा होता है वो देखने के काम आता है। पक्का आएगा? पक्का इंपॉर्टेंट डाल देना। और याद रखिए बच्चा लोग, एक मेकअप मिरर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेकअप मिरर आजकल बहुत चलने लगे हैं, कॉनकेव मिरर होता है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये तो था आपका मिरर। क्लियर? मिरर में एक फॉर्मूले आपको आते होंगे, 1/f, 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला है। m इक्वस टू आई अपॉन ओ इक्वस टू माइनस बी अपॉन यू, दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस और कर्वेचर के हाफ होती है। u हमेशा नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव होता है वर्चुअल और इरेक्ट के लिए, नेगेटिव होता है रियल और इन्वर्टेड के लिए। आई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव वर्चुअल और इरेक्ट के लिए, नेगेटिव रियल और इन्वर्टेड के लिए। अरे यार, ओके, एम पॉजिटिव और नेगेटिव सेम, वर्चुअल और इरेक्ट, और नेगेटिव रियल और इन्वर्टेड। एफ पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर और नेगेटिव अरे यार कॉनकेव मिरर। क्लियर? पक्का न्यूमेरिकल्स आएंगे, पक्का 100% एक न्यूमेरिकल आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दे रहा हूँ, पक्का आएगा एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेंसर और रेयरर मीडियम का कंसेप्ट, और उस पर पक्का याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, डेंसर और रेयरर। डेंसर का याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट लेस होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर होगा, ये पक्का है। स्पीड ऑफ लाइट रेयर में मोर होता है, एन लेस होता है। क्यों? एन इक्वल्स टू सी अपॉन बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। जिस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, जिस मीडियम में, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का पेपर में आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी, पक्का आएगी, याद रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ओके, क्लियर? इसके ढंग से न्यूमेरिकल्स कर लेना, पक्का इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो कॉपी में कराए हैं वैसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्लियर? पक्का। नेक्स्ट आता है बच्चा लोगों आपका रिफ्रैक्शन थ्रू
ग्लास स्लैब। गिलास स्लैब से रिफ्रैक्शन इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इस पे डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये डायग्राम है, सबको पता होगा। दिस दिस एंगल आई, एंगल आर, एंगल वाई, एंगल ई। याद रखिए एंगल आई और एंगल ई दोनों बराबर होते हैं। ओके, इसलिए याद रखिए इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबको पता होगा क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, सबसे इंपॉर्टेंट। म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल आई और एन पे डिपेंड करता है। सॉरी, वेवलेंथ के इन्वर्सली होता है, वेवलेंथ के। क्लियर? पक्का? पक्का आ गया? पक्का आएगा, पक्का पक्का पक्का। ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूले याद रख लेना, आपको पता होगा। एन जी ए, ओके, 1/GNA। ओके, पक्का आ गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NG/NA या BA/BG, एक ही बात। उल्टा हो गया ना, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है वहाँ पे एयर की आती है, उल्टा होता है एक दूसरे के। समझ में आ गया? पक्का। इसी तरह याद रखना, अगर हमें WNG निकालना है, WNG ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट, तो क्या आएगा बताइए? NG/NW। जो चुपका हुआ है पीछे अरे यार, पीछे वाला ऊपर और आगे वाला नीचे, और इसको वैसे लिखेंगे तो BW/VG। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? सबको आ गया? WNG इंटू क्या? GNW, आपको पता है इक्वल्स टू 1/GNW होगा। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे तो WNG इंटू GNW इक्वल्स टू 1, ऐसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन ढंग से करना। क्वेश्चंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे मैंने कॉपी में कराए हुए हैं, जरूर आते हैं। नेक्स्ट, लेंस वाला पोर्शन। लेंस और सबको पता है बिल्कुल मिरर जैसे हैं, डायग्राम आपको आने चाहिए। लेंस याद रखना पक्का, यहाँ पे उल्टा होता है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, सबको पता है, और दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। और दिस इज कॉनकेव लेंस, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? याद रखना, इनके डायग्राम वगैरह सब आने चाहिए आपको ढंग से, सब आते होंगे सबको, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेंस के बाद बच्चा लोगों इसका फॉर्मूला 1/F उल्टा होता है लेंस फॉर्मूले में थोड़ा सा, -1/B -1/U। इसमें मैग्नीफिकेशन में भी एक अंतर होता है, M=I/O, V/U। पक्का? चलिए, साइन सारे सेम रहते हैं, वही मिरर वाले, एक साइन अंतर होता है, बी यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये उल्टा हो जाता है। नेगेटिव होता है रियल और इन्वर्टेड के लिए, और पॉजिटिव होता है वर्चुअल और इरेक्ट के लिए। यहाँ पे उल्टा है, यही साइन उल्टा है, दिस इज उल्टा, उल्टा लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम मिरर। क्लियर? चलिए, लेंस के बाद याद रखिए न्यूमेरिकल जरूर आएंगे इसमें से। पावर ऑफ लेंस पक्का ले लीजिए, 500% क्वेश्चन होगा। पावर इक्वल्स टू 1/F, एफ किस में होना चाहिए? मीटर में। पावर इक्वल्स टू 100/F किस में? सेंटीमीटर में। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चा लोगों, है ना? और कॉम्बिनेशन की पावर सबको पता है, P इक्वल्स टू P1 + P2 + P3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पावर।
पक्का आती है पेपर में पावर के क्वेश्चंस, पक्का आएंगे। मैंने बोल दिया 500% क्वेश्चन ले लीजिए आप पावर ऑफ लेंस पर। और जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2। याद रखना बच्चा लोगों, पावर पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए और नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर? पक्का? चलिए न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस पे इम्पोर्टेंट डाल देंगे। बहुत अच्छा, न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट आपका दो डायग्राम है। एक आपका क्या है बच्चा लोगों, ए वाला डायग्राम डेली लाइफ में, ये आपकी एक स्टेक है। देखिए पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया ना, बट आपको करना तो आपको ही होगा। तो हमें ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है वो, तो हमें ऐसा दिखेगा, यहाँ से ऐसे डायग्राम बन जाएगा। दिस इज रियल, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज ओ और दिस इज आई। क्लियर? इसी तरह स्विमिंग पूल की कहानी है। स्विमिंग पूल बॉटम है ये, है ना। लाइट आएगी ऐसे 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 जाएगी, हमें दिखेगा ऐसे दिस इज। तो दिस इज ये हो गई यहाँ से यहाँ तक रियल डेप्थ और दिस इज एपरेंट डेप्थ। एक क्वेश्चन कभी कभी n इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, कभी जब मन करे तो पूछता है, वैसे नहीं आता है। क्लियर? ये था दैट इज रिफ्लेक्शन के डेली लाइफ में यूजेस। पक्का आ गया यहाँ तक? कॉइन वाला भी आ सकता है, फिश वाला आ सकता है। जैसे एक मछली है, तो मछली को हंटर टारगेट बनाना चाह रहा है, तो बताइए टारगेट ऊपर रखे या नीचे, मतलब कहाँ पे निशाना मारे, ऊपर या नीचे। पक्का से मछली ऊपर दिख रही होगी जबकि है वो नीचे, तो उससे नीचे मारना चाहिए, तब वो हिट कर पाएगा उसको। तो ये था आपका लाइट। लाइट में यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे बच्चा लोगों ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में सबसे पहले आपको ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। डायग्राम बेस क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बेस। मैं डायग्राम की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, देख लेना। ओके, स्ट्रक्चर आनी चाहिए इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी। परसिस्टेंस ऑफ विजन, अकोमोडेशन पावर, ये सब आपको लर्न। सबसे इंपॉर्टेंट ले लीजिए आप डिफेक्ट, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। डिफेक्ट ऑफ आईज पक्का ले लीजिए। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। डायग्राम बताऊंगा अलग से, और 500% लिख दिया। इसमें हमें इसे कहते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। ढंग से याद कर लेना, 99% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, इसको फार साइटेडनेस। क्लियर? शॉर्ट साइटेडनेस क्यों? क्योंकि हम अनेबल टू सी है, तो फार का नहीं देख पाते, फार का नहीं देख पाते। नियर पॉइंट सेम रहता है, नियर का देख लेते हैं। यहाँ पे नियर का नहीं देख पाते, फार का देख लेते हैं। क्लियर? तो बच्चा लोगों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फार पॉइंट कितना रह जाएगा? लेस देन इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट याद रखिए पूरा का पूरा उतना ही रहेगा, दैट इज 25। यहाँ पे नियर पॉइंट क्या होगा जी? सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, MCQ। ओके, ग्रेटर देन 25 से कम तो वैसे ही नहीं हो सकता। और फार पॉइंट पूरा सेम रहेगा यहाँ पे, इन्फिनिटी। इनके कॉज वगैरह सब आने चाहिए, डायग्राम आने चाहिए। 500% क्वेश्चन ले लेना, जरूर आएगा। अच्छा, क्यों इसे शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फार पॉइंट क्या हो गया है? डिक्रीजेस। और इसको लॉन्ग साइटेडनेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नियर पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज। इनके कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कॉज जरूर आएंगे। क्योर इसमें लगाएंगे कॉनकेव लेंस, पक्का आएगा। और इसमें लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, पक्का आएगा। पक्का पक्का पक्का। क्लियर? डायग्राम बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, पक्का आ रहा है। ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। 500% लिख दिया बॉस मैंने। चलिए, न्यूमेरिकल्स रेयर आते हैं इस टॉपिक में से, और मैंने जो कराए हैं वही कॉपी में वही आएंगे। ओके, पक्का। चलिए, अब आता है नेक्स्ट प्रेस बायोपिया।
प्रेस बायोपिया में कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। दिस इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, मतलब हाइपरमेट्रोपिया ही है। ओके, बट इसमें क्या है ना, सिलेरी मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। कॉज अलग है इन दोनों के, याद रखना। समटाइम्स इसमें क्या होता है ना, वो फार का देख पाता है। इसका देखिए क्योर प्योरस बायोपिया में कॉन्वेक्स लेंस है ना, और कब ना वो फार का देख पाता है और ना नियर का, तब उसे बाई फोकल लेंस यूज किया जाता है। बाई फोकल लेंस, जिसमें याद रखिए ऊपर कौन सा लगाएंगे, कॉनकेव, और नीचे कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। कॉनकेव दूर का देखने के लिए और कॉन्वेक्स पास का देखने के लिए, पक्का आता है। प्रेस बायोपिया के बाद कैटारेक्ट, कैटारेक्ट सबको आता होगा इसलिए बता नहीं रहा हूँ। कलर ब्लाइंडनेस सबको पता होगी, क्लियर। चलिए, तो ये थे आपके डिफेक्ट ऑफ आइज, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बिना पेपर नहीं बनेगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कॉज और ये डायग्राम सबको आता होगा इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सबको आएगा। 500% ले लीजिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कॉज और ये पक्का। रेनबो का डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। रेनबो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्लियर। एक आता है प्रिज्म को, दो प्रिज्म है तो एक लाइट गई ऐसे, ऐसे एक सफेद लाइट निकलेगी। दिस इज रिकॉम्बिनेशन, पूछता जाता है ना, क्लियर पक्का याद रखिए। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। पूरा चैप्टर ही रिवाइज करा दिया यार, बट ढंग से पढ़ना है। याद रखिए यहाँ पे पॉलीक्रोम वाइट लाइट डालते हैं तब होता है। वाइट लाइट मतलब जो 7 कलर से मिलकर बनी है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और यहाँ पे एक ही लाइट डालते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, दिस दिस, ओके। दिस इज द नॉर्मल, दिस एंगल आई, लेबलिंग आएगा इसलिए बता रहा हूँ। दिस एंगल आर, ओके। दिस इज एंगल आर, सॉरी। नॉर्मल और जे, नॉर्मल कहाँ है, अरे उल्टा बना दिया, दिस इज उल्टा बना दिया। वेट में, अब देखिए लेवलिंग आता है, ये नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे, तो दिस इज एंगल आई और दिस इज एंगल आर। दिस इज इमरजेंट रे, ओके, और दिस इज नॉर्मल, दिस इज इमरजेंट रे, दिस इज एंगल ई। अगर ये सीधे सीधे जाता, ओके, और ये जा आ ऐसे रहा है, दिस इज डी, डेविएशन एंगल, ये पक्का आएगा। इंपॉर्टेंट डाल देना, डायग्राम पक्का पक्का 100% पेपर में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बिना पेपर की आप सोच नहीं सकते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबको पता है। और वेव की और 7 कलर होते हैं। बी की वेवलेंथ सबसे कम होती है, मिनिमम, ओके। इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग मैक्सिमम, और आर की स्कैटरिंग मिनिमम, क्लियर। इसलिए डेंजर सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं, स्काई ब्लू कलर का होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्लाउड वाइट कलर के होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। याद रखिए साइज पर पार्टिकल्स पर भी कलर डिपेंड करता है। कलर डिपेंड्स ऑन साइज पार्टिकल, कैसे करता है सबको पता होगा। छोटू छोटे निकालते हैं, बड़े बड़े, और जो सबसे बड़े होते हैं वो लाइट वाइट को ही फेंक देते हैं, क्लियर पक्का। इसमें आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बच्चा लोगों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वेरी इंपॉर्टेंट ले लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, प्लानेट क्यों नहीं ट्विंकल करते सबको पता होगा। प्लानेट डोंट ट्विंकल, डज नॉट ट्विंकल, क्यों नहीं सबको पता है, क्लियर।
स्टार अपनी हाइट से ऊपर दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक स्कैटरिंग में आता है कि सन होता है वो ओवर हेड, जब सुबह निकलता है और डूबता है तो रेड का होता है, और हमारे ओवर हेड होता है तो येलो या वाइट होता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही क्लियर, पक्का। दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, पक्का पेपर में आते हैं क्वेश्चन। दिस इज आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। नेक्स्ट है बच्चा लोगों आपका चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और एक टफ चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है, आपने अच्छी तरह किया होगा। सबसे पहले करंट पे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। करंट दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। इसी पे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। याद रखना करंट कैसे क्या होती है सबको पता होगा, अमीटर से मेजर किया जाता है, सबको पता होगा। करंट के बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस, पक्का ले लीजिए। 1 वोल्ट की डेफिनेशन जरूर आएगी, 100% ले लीजिए 1 वोल्ट की, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन पक्का आएंगी। ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं आपसे। इसका फॉर्मूला सबको पता होगा, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, यूनिट सबको पता है वोल्ट, क्लियर। चार्ज का फॉर्मूला सबको पता है, चार्ज 1 कूलम की डेफिनेशन आ सकती है, 1 कूलम Q इक्वल्स टू एन ई से भी डिफाइन कर सकते हैं, या Q इक्वल्स टू आई टी से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 1 सेकेंड एंड चार्ज इज 1 कूलम। ये पक्का इन तीन में से एक क्वेश्चन ले लीजिए, 100%, 100%। नेक्स्ट आपका आता है बच्चा लोगों वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओम्स लॉ। सिंबल वगैरह तो आपको आने चाहिए भाई। ओम्स लॉ ढंग से सीखना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, खत्म हो गया, याद हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इट, या उल्टा बोल सकते हैं करंट इज डायरेक्टली टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। साइन लटाएंगे, V इक्वल्स टू IR, पक्का। एक ग्राफ आता है, ग्राफ याद रखिए, एक ग्राफ ऐसे आता है I और V, स्ट्रेट लाइन। अब ये दो तरह के ग्राफ होते हैं, याद रखना, अब ढंग से सीख लेना, ये एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। इधर I और इधर V, इधर V और इधर I, दिस इज यहाँ पे I और V है तो I अपॉन V इक्वल टू 1/R होता है, और यहाँ पे V अपॉन I है तो V अपॉन I R। तो यहाँ पे स्लोप क्या देगा, 1/R देगा, और यहाँ पे स्लोप क्या देगा, R देगा। तो मतलब क्वेश्चन पूछेगा ऐसे 1 2 3 V और I, ABC, पक्का पूछेगा किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये R1 R2 R3। तो पक्का V और I है, R मिलेगा, R मिलेगा, जिसका ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। स्लोप क्या मिलेगा यहाँ पे, R, तो R1 सबसे ज़्यादा, R2 फिर R3। उल्टा कर देता, सपोज यहाँ पे वो I कर देता और यहाँ पे वो V कर देता, उल्टा हो जाता, फिर ऊपर वाला सबसे छोटा होता, सबसे कम होता, तब आता R1 लेस देन R2 R3। ये पक्का क्वेश्चन ले लेना, पेपर में पक्का आते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, V और I बताना है, R1 R2 इनमें से कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है ना। पक्का सीरीज में होते हैं इनके रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पक्का R1, और ये पैरेलल में उल्टा, अगर यहाँ पे I देता और यहाँ पे V देता तो उल्टा आता, क्लियर, पक्का। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आते हैं। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम जरूर करके जाना, वेरिफिकेशन वाला डायग्राम, क्लियर। चलिए इसके बाद इसमें सीरीज और पैरेलल, रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस तो रह गया भाई, रेजिस्टेंस पक्का ले लीजिए, फैक्टर सबको आते होंगे, मम्मी ने बनाए गरम गरम छोले, हम जोर जोर से बोले R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे भी और टेम्परेचर पे भी। रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया पे डिपेंड करेगी, केवल किस पे डिपेंड करेगी, नेचर पे। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हुए हैं आपको, पक्का अच्छी तरह से करा होगा आपने, आपको बस
देखना है कि आपको सब आता है। क्लियर? पक्का? इसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं, एक वायर है, उसको स्ट्रेच कर दिया, खींचेंगे तो पक्का उसकी लेंथ सब डबल, खींच के लेंथ डबल कर दी, तो लेंथ डबल कर दी तो 12 हो गया एरिया के, पहले एल था और एरिया ए था, अब लेंथ 12 हो जाएगी, एरिया A/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आप कर लेंगे, आपको आता हो। उल्टा आता है, एक वायर है, लेंथ एल थी, एरिया ए था, इसको फोल्ड कर दिया तो लेंथ डबल फोल्ड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, लेंथ हो जाएगी L/2 और एरिया हो जाएगा 2A। सब आता होगा आपको। एक क्वेश्चन ये पक्का ले लीजिए क्वेश्चन, एक पतला वायर एक मोटा वायर, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। तो बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया की बात कर रहा है, एरिया जिसका मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस लेस करंट हाई, इसकी करंट हाई होगी, ये पक्का आएगा। रेजिस्टेंस मोर हाई लेस, ये पक्का आ रहा है क्वेश्चन, पक्का पक्का पक्का। क्लियर? न्यूमेरिकल जो सीरीज और पैरेलल में आएंगे वो मैंने सारे कॉपी में कराए हुए हैं, आपने वही करे होंगे न्यूमेरिकल्स कॉपी वाले। क्लियर? पक्का सबको आ रहा है? पक्का आ गया। नेक्स्ट बच्चा लोगों, पावर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कमर्शियल यूनिट आती है पावर की। पावर के फॉर्मूले सबको पता होगा, W/T, E/T, BI, सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ पावर के यहाँ पे ही। ओके, I² R और V²/R। क्लियर? ये फॉर्मूले हैं पावर के, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया? क्लियर? अब ये फॉर्मूला लगता है सीरीज में जब करंट सेम रहती है, ये लगता है पैरेलल में जब करंट क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये तो सबको पता होगा, पक्का आता है। क्लियर? पावर पक्का आएगा 100%। एक 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये रिलेशन ड्राइव करने को पूछ लेता है, आपको आना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं कि घर में इतने अप्लायंसेज वगैरह लगे हैं, उनकी पूरी एनर्जी कंज्यूम करने वाले, पक्का आते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन ले लीजिए 1 नंबर का, एक आपका ये बल्ब है, एक आपका एक बल्ब है 60 वाट का और एक 100 वाट का। ओके, तो बताना है कि किसका पावर ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो पावर इक्वल्स टू V²/R। याद रखना, I² R मत लगाना इनमें, फॉर्मूले गलत हो जाएंगे नहीं तो। जिसका पावर मोर रेजिस्टेंस लेस, तो इसकी पावर मोर है तो रेजिस्टेंस लेस आएगा। 1 नंबर में पक्का आ रहा है ये क्वेश्चन, इसमें पावर लेस है तो रेजिस्टेंस मोर आएगा, पक्का आ गया बच्चा लोग। क्लियर? सारे क्वेश्चंस मैंने कराए इसलिए टेंशन मत लेना कोई सी भी। क्लियर? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन था जो मैंने पहले करा दिया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो 2 अमीटर लगे हुए, पूछा है कि अमीटर की करंट वाला, तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्लियर? पक्का सबको आ रहा है? अब आता है नेक्स्ट क्लास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं, जूल्स ने दिए थे। और फॉर्मूला याद रख लीजिए, H=I²RT। वही फॉर्मूले जो पावर के हैं, बस इसमें टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे फॉर्मूले आएंगे वही वाले। H=I²RT, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², H इज डायरेक्ट टू R, H इज डायरेक्ट टू T। पक्का, दीज आर कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, पक्का आते हैं पेपर में। क्लियर? पक्का बच्चा लोगों। फ्यूज में काम आता है, कैसे काम आता है सबको पता है। फ्यूज किसका बना होता है, लेड और टिन अलॉय का। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का कि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। इसी तरह हीटर के एलिमेंट की, हीटिंग एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए और रेजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पक्का ले लीजिए पेपर में, 1 नंबर के MCQ यार आता है। याद रखिए, अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से कम होता है, याद रखना। क्लियर? ये आ गया सबको? सबको आ गया ना? याद रखिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए 500% पक्का आएगा।
कि पैरेलल में क्यों लगे होते हैं घरों में अप्लाइंसेज, पैरेलल सर्किट ही अप्लाई किए जाते हैं। ये सबको आता है पक्का, 500% एक क्वेश्चन ले लेना, पक्का मिलेगा आपको। एक और क्वेश्चन आएगा, कॉर्ड ग्लो नहीं करती जबकि हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है। इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का मिलेगा हीटिंग एलिमेंट ग्लो। क्लियर। एक और आएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में नोबल गैस और फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का। क्लियर, सबको आ गया। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पक्का पेपर में आते हैं। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और मुझे लगता नहीं इलेक्ट्रिसिटी में इसके अलावा कुछ और आएगा, न्यूमेरिकल जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरुआत ही याद रखिए ढंग से, पक्का पक्का पक्का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज पक्का ले लीजिए, 100% आएगा। और प्रॉपर्टीज में भी पूछेगा, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, क्यों नहीं करती? पक्का पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, सबको पता है। क्लियर। याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कर्व होते हैं? क्लोज्ड कर्व, क्योंकि नॉर्थ से शुरू होते हैं और साउथ पे ख़त्म होते हैं। एरो जरूर आना चाहिए आपको, सबको आ रहा है पक्का। क्लोज कर, याद रखिए इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पोल्स के पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए पास पास होते हैं, पोल से दूर होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड ने दिया था मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट। ओके। और सीधा सीधा एक करंट, एक वायर में करंट पास कराए तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, जिससे कि जो आपका निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगती है। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बस इतना याद रखना है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, इसमें 3 ज्योमेट्री आपको जरूर आनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल और सोलिनॉइड। ये पक्का आएगा। सोलिनॉइड मतलब सिलेंड्रिकल होती है, गलती कर देते हैं कुछ बच्चे, नहीं करना। ओके, सबको आता है। इनके डायग्राम्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100%। इनमें से कोई सा एक आएगा, तीनों नहीं आएंगे। और याद रखना सोलिनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बार मैग्नेट की तरह होता है। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बाहर कैसी डायरेक्शन होती है सबको पता होगा, नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। क्लियर। इनके फैक्टर याद रखना, फैक्टर है V इज डायरेक्ट टू I, V इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये दोनों पहले और दूसरे में काम आएंगे। B इज इनवर्सली टू N, नंबर ऑफ टर्न्स, ये सेकंड और थर्ड में काम आएंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। क्लियर। अब ऐसे याद रखा करो चीज़ों को, मतलब एक वायर के पास आपने करंट ज़्यादा तेज कर दी तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। दूर ले गए कंपास को तो इसके डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर। सोलिनॉइड में सॉफ्ट आयरन की कोर रखने से पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ओके, बट अगर हम स्टील की रख देंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता। इसलिए सोलिनॉइड, एक नंबर का क्वेश्चन, किस काम आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आती है। पक्का आएगा कि वाई सोलिनॉइड। ओके, पक्का पक्का पक्का। डिफरेंस बिटवीन किस किस में? परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट, पक्का आता है एक क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? ये कुछ रूल्स हैं
रूल्स की डेफिनेशन आती हैं, एक मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इनके पर्पज पता होने चाहिए। राइट हैंड थंब रूल किस काम आता है? मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन बताने की, लाइंस की डायरेक्शन। दूसरा क्लॉक रूल रेयर पूछता है, पोलरिटी पता करने के काम आता है, पोलरिटी पता करने के काम आता है। ओके, जब सर्कुलर कॉइल हो उसमें। और दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बच्चा लोगों याद रखिए, किस काम आएगा? फोर्स की डायरेक्शन पता करने काम आएगा। फोर्स आ गया तो फिर वो एक्टिविटी जरूर आएगी फोर्स वाली, और वो डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसमें याद रखना, किसी को याद हो ये डायग्राम, रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं सारे, आप देखते रहना, बनाते रहना। और आपने सब बना लिए होंगे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्लियर। तो बच्चे लोगों यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बट इससे फैक्टर याद हो जाते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एफ इज डायरेक्टल टू आई, एफ इज डायरेक्टल टू एल, और एफ थीटा पे डिपेंड करेगा। तो एफ इज मैक्सिमम कब? जब कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो? परपेंडिकुलर, सॉरी, परपेंडिकुलर। और जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे तो फोर्स क्या होगा? मिनिमम, दैट इज जीरो। पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का आएगा। सबको समझ में आ रहा है? इसमें डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, वही आते हैं जो मैंने कल भी बताए थे और पहले भी बताए थे। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एसी और डीसी में डिफरेंस पता नहीं, कल मैंने जब एनसीईआरटी देखी तो उसमें था ही नहीं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दे रहा हूँ। एसी, दिस इज जिसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज होती है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट। और डीसी जिसकी सेम रहती है। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है इंडिया में? 50 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी याद रखिए 0। क्लियर? पक्का? पक्का रहा है? एग्जाम्पल पूछता है, सोर्स पूछता है, क्लियर, सोर्सेस पूछ लेता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पक्का आएगा, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग में डिफरेंस, पक्का पूछेगा, पक्का 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 इंपॉर्टेंट। लाइव वायर, लाइव वायर, ओके। और सॉरी, न्यूट्रल वायर, ब्लैक, ये रेड हो गया, ये ब्लैक हो गया, और अर्थ कैसा होता है? ग्रीन, ये जरूर आ सकता है। क्लियर? डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम देख के जाएंगे, पक्का आएगा। चलिए, ओके। तो डायग्राम आएंगे, इसमें बहुत छोटा चैप्टर रह गया, मैग्नेटिक फैक्टर का रहेगा। क्लियर? सबको समझ में आया यहाँ तक? और इसमें क्या है? कुछ नहीं है। क्लियर? पक्का? फ्यूज की वर्किंग यहाँ पे भी है और हमने वहाँ भी पढ़ चुकी है। फ्यूज की जगह आजकल क्या काम में लाए जाते हैं? एमसीबी। फ्यूज एक कैसी डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज एंड अर्थ वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का आएगा 100%। क्लियर? तो बच्चा लोगों, ये थी आपकी फिजिक्स। ढंग से सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए, पूरा रिवाइज भी हो गया होगा, आपके दिमाग में रिकॉल हो गया होगा। क्लियर? तो खूब सारा पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, अब मजे बांध दीजिए, पक्का आएंगे। बोलो बाबा अम्मा की जय, बोलो बच्चा लोगो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों।